यस मैम आ रही। लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस कर रहे थे एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोमेट्री, ठीक है। इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था इसका ओरिजिन, अच्छा इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था ओरिजिन इसका, उसके बाद कुछ इंट्रो हम लोगों ने डिस्कस किया था। एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रम कैसे होता है, कैसे जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है वो ग्राउंड स्टेट से मूव करता है एक्साइटेड स्टेट में, अमिट करता है रेडिएशंस को, और उन फोटॉन्स को हम कह रहे होते हैं कि बेसिकली दीज आर द फ्लोरेसेंस। ये सारा मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। फिर जो एटॉमिक फ्लोरेसेंस होती है दैट इज द कम्बिनेशन ऑफ द एटॉमिक एब्जॉर्प्शन एज वेल एज द एटॉमिक अमिशन, ये बात भी हम लोग देख चुके हैं। एक मिनट, ये कुछ लोग एंटर हो रहे हैं, मैं एंटर कर लें उनको। एक मिनट होल्ड पे रहिएगा, आपको कुछ फैलोज एंटर हो रहे हैं। जो लोग अभी एंटर हुए हैं काइंडली म्यूट करें, म्यूट करें। सैरिश आइए अभी, चलें। ओके, तो बेसिकली वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोमेट्री। इसमें लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था ओरिजिन, कि फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोमेट्री क्या होती है, कैसे होती है, उसका इंट्रो डिस्कस किया था आपके साथ। उसके बाद एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रम में हमने देखा था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो मूव करता है ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में जाके वो अमिट करता है रेडिएशंस को, उन रेडिएशंस को जब वो अमिट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, तो हम कहते हैं दिस इज द फ्लोरेसेंस। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि फ्लोरेसेंस इज द कम्बिनेशन ऑफ बोथ एटॉमिक एब्जॉर्प्शन एज वेल एज एटॉमिक अमिशन। यहाँ से एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी, फिर जो एब्जॉर्ब की होगी उसी को अमिट करेगा, और इन दोनों को कोलैबोरेट करके हम कहते हैं दिस इज द फ्लोरेसेंस। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोरेसेंस भी आपके साथ डिस्कस कर चुकी थी। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं दैट इज द टाइप्स ऑफ द एटॉमिक फ्लोरेसेंस ट्रांजिशन। ये एटॉमिक फ्लोरेसेंस ट्रांजिशन की कौन से टाइप्स होती हैं, इसमें हम स्टडी करते हैं बेसिकली 5 to 6 टाइप्स, ठीक। नंबर 1 is the resonance fluorescence, in which the small lower, same lower and the upper levels are involved in the excitation and the de-excitation process. इसके अलावा डायरेक्ट लाइन फ्लोरेसेंस है, स्टेप लाइन फ्लोरेसेंस है, सेंसिटाइज फ्लोरेसेंस है, और मल्टी फोटोन फ्लोरेसेंस है। इन सारियों पे एक बहुत अच्छी स्लाइड है, उसमें बहुत डिटेल में आपके साथ ये एक एक टाइप डिस्कस करूँगी। अभी हम पहले नीचे वाला टॉपिक कवर करते हैं। व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी और कंसनट्रेशन। ये जो आपके पास एनालाइट की कंसनट्रेशन है उसमें और फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी के दरमियान कोई रिलेशन है, अगर है तो वो क्या है, इज़ इट डायरेक्ट रिलेशन या इनडायरेक्ट रिलेशन, कैसे होता है, उसको भी हम लोग डिस्कस करने लगे। Fluorescence spectroscopy, fluorescence spectrometry can be used to measure the concentration of a compound because the fluorescence intensity is directly proportional to या फिर is linearity proportional to the concentration of the fluorescent molecule। तो ये क्लियर हो गया कि फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोमेट्री जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द कंसंट्रेशन ऑफ कंपाउंड, इसीलिए इसको हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस में भी इस्तेमाल करते हैं। क्वालिटेटिव क्वालिटी तो वो डिटरमिन करता ही है कि आपका मेटल कौन सा वाला है, उसको तो हम स्टडी करते ही हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपके साथ कुछ मेटल्स डिस्कस किए थे जिनको हम फ्लोरेसेंस से पढ़ते हैं, लेकिन इसको हम पर्टिकुलरली क्वांटिटेटिव एनालिसिस में भी स्टडी करते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द कंसंट्रेशन ऑफ अ फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल या टू द कंसंट्रेशन ऑफ द एनालाइट मॉलिक्यूल। In fluorescence spectrometry, both an excitation spectrum, the light that is absorbed by the sample, and the emission spectrum, the light which is emitted by the sample, can be measured। ठीक है, कितनी लाइट कोई भी एनालाइट आपका एब्जॉर्ब कर रहा है और कितनी लाइट वो एनालाइट अमिट करेगा, इन दोनों को क्योंकि हम मेजर कर लेते हैं फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोमेट्री में, तो कंसंट्रेशन ऑफ द एनालाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द इंटेंसिटी ऑफ द emission। ठीक है, तो यहाँ पे वही पॉइंट दोबारा आपके साथ क्लियर किया हुआ है कि असल में फ्लोरेसेंस में क्योंकि हम कितनी लाइट एब्जॉर्ब की है एनालाइट ने वो भी हम मेजर कर सकते हैं, कितनी लाइट एनालाइट ने अमिट की है वो भी मेजर कर सकते हैं। उसकी वजह ये होती है कि कंसंट्रेशन एनालाइट की जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द एब्जॉर्प्शन एज वेल एज टू द emission। इन सिंपल कहूँ तो ये कह सकती हूँ कि फ्लोरेसेंस में फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द एनालाइट, no matter it is absorbed, no matter it is emitted।
उसके बाद हम अगर बात करते हैं कि देयर आर द सेवरल पैरामीटर विच अफेक्ट्स द इंटेंसिटी एंड द शेप ऑफ द स्पेक्ट्रा। कुछ पैरामीटर्स हम डिस्कस करें तो वो कौन कौन से हैं। एक एक्साइटेशन वेवलेंथ की बात है, इसमें हम करते हैं कंसनट्रेशन ऑफ द एनालाइट सॉल्वेंट की बात करते हैं, पाथ लेंथ ऑफ द क्यूवेट की बात करते हैं और सेल्फ एब्जॉर्प्शन ऑफ द सैंपल की बात करते हैं। ये कुछ फैक्टर्स हैं जिन पे आपका जो फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रम है वो डिपेंड करता है। उसके बाद अगर एनालाइट कौन से हम इस्तेमाल कर सकते हैं फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोमीटर के लिए, तो उसमें क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए एनालाइट के। उसमें फर्स्ट अगर डिस्कस करें तो ये होता है कि फ्लोरेसेंस एनालिसिस इज सूटेबल फॉर द एनालाइट्स दैट कैन बी डिजॉल्व्ड इन सॉल्वेंट्स लाइक वाटर, इथेनॉल एंड हेक्सेन। ठीक है, एनालाइट आपका जो होना चाहिए वो लाजमन इन सॉल्वेंट्स के अंदर डिजॉल्व करना चाहिए। सेकेंड उसकी में क्या होना चाहिए, दैट एनालाइट नीड टू एब्जॉर्ब यूवी और विजिबल लाइट। हम यही सारी बात करते जा रहे हैं कि फ्लोरेसेंस का फिनोमिनन ये होता है कि एब्जॉर्प्शन होती है और एमिशन होती है। तो एब्जॉर्ब जो वो लाइट करता है दैट मस्ट बी द अल्ट्रावायलेट लाइट और दैट मस्ट बी द विजिबल लाइट। ठीक है, ये लाजमन होना चाहिए। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ये, द एनालाइट्स नीड टू अमिट विजिबल और नियर आई आर रेडिएशन। एनालाइट जो अमिट करेगा लाइट वो आपकी या विजिबल रीजन में अमिट करेगा जो कि 400 से 800 नैनोमीटर होती है, या फिर नियर आईआर के रीजन में अमिट करेगा। आईआर रीजन आपके साथ मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, तकरीबन ये आपका 1600 से 4000 सेंटीमीटर पे जा रहा होता है। उसके बाद फ्लोरेसेंस एनालिसिस, वी कैन डू क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ द सिंगल एनालाइट इन द सोल्यूशन। हम लोग फ्लोरेसेंस एनालिसिस एक एनालाइट की भी किसी एक सोल्यूशन में कर सकते हैं या फिर एक से ज़्यादा एनालाइट्स की भी हम कर सकते हैं। वन analyte can be studied or more than one analyte in a solution can be studied provided they don't interfere with one another। एक दूसरे के साथ वो मिक्स ना हो जाए, तो एक से ज़्यादा एनालाइट्स भी आप एक ही क्यूबेट के अंदर स्टडी कर सकते हैं या उसको रिप्लेस कर करके स्टडी कर सकते हैं, लेकिन प्रोवाइडेड के वो सैंपल या एनालाइट जो होना चाहिए वो डिजॉल्व नहीं करे दूसरे वाले एनालाइट के अंदर। तो चार कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो, एक तो ये है कि सॉल्वेंट आपके वाटर, इथेनॉल या हेक्सेन होना चाहिए जिनके अंदर एनालाइट डिजॉल्व करे। जो लाइट एनालाइट एब्जॉर्ब करे दैट मस्ट बी यूवी या विजिबल। जो अमिट करे वो लाजमन विजिबल रीजन में अमिट करें या फिर आईआर रीजन में अमिट करें। इसके अलावा आपका जो फ्लोरेसेंस एनालिसिस होती है वो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट आपको देती है, और आप एक एनालाइट को भी इसमें स्टडी कर सकते हैं और एक से ज़्यादा एनालाइट को भी सोल्यूशन बना के स्टडी कर सकते हैं। अनसूटेबल इसके अंदर क्या कौन से एनालाइट्स होते हैं, एनालाइट्स दैट हैव फोटोकेमिकल रिएक्शंस। और दूसरा ये हो सकता है कि आपके इंट्रा ट्रांसपेरेंट या कोलाइडल या नॉट क्लियर अगर एनालाइट्स हैं तो वो आपके हम स्टडी नहीं कर सकते हैं फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोमेट्री के अंदर। तीसरा, कंपाउंड्स दैट डोंट शो फ्लोरेसेंस। कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी होते हैं जो एब्जॉर्ब नहीं करते, लाइट को अमिट नहीं करते, तो उसको हम फ्लोरेसेंस में नहीं पढ़ सकते हैं। तो ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उन एनालाइट्स को, उन एनालाइट्स के विच कांट बी यूज्ड इन द फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोमेट्री। एक तो वो जो फोटोकेमिकल रिएक्शन करते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन ऐसे कि इंस्टेड ऑफ एब्जॉर्बिंग द इलेक्ट्रॉन एंड एमिटिंग द रेडिएशंस, वो उनकी सरफेस से ही इलेक्ट्रॉन एमिट होने लग जाता है। मोस्टली मेटल्स कुछ इस तरह के होते हैं कि जो फोटोकेमिकल रिएक्शन शो कर देते हैं, वो लाइट एब्जॉर्ब और एमिट नहीं करते बल्कि इलेक्ट्रॉन का एमिट सरफेस से उनके करने लग जाते हैं, तो वो एनालाइट्स नहीं हम इस्तेमाल कर सकते। या फिर जो कोलाइडल्स होते हैं क्लियर नहीं होते या इंट्रा ट्रांसपेरेंट किस्म के एनालाइट्स होते हैं। और तीसरा वो जो कि फ्लोरेसेंस शो ही नहीं करते। ठीक, अब मैं आपके साथ एक दूसरी स्लाइड शेयर करूंगी जिसमें आपके साथ डिटेल में डिस्कस करती हूँ आपके what are the types of the atomic fluorescence transitions। ठीक, ये वाला अगर आप टॉपिक एक बार जल्दी से इसको समराइज करूँ तो इसमें बता देती हूँ कि फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी और कंसंट्रेशन का डायरेक्ट रिलेशन होता है। फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोमेट्री को हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए स्टडी करते हैं क्योंकि कितनी एनालाइट लाइट एब्जॉर्ब करता है या कितनी एमिट करता है उसको आसानी से हम मेजर कर सकते हैं। ये इसका करेक्ट पॉइंट है। बाकी नीचे एनालाइट्स कौन से इस्तेमाल करते हैं और कौन से नहीं करते हैं उनकी डिटेल दी हुई है। अभी मैं आपके साथ एक और स्लाइड शेयर करूंगी, वो मुझे कंफर्म करिएगा नज़र आ रही है।
ठीक है, ये कंफर्म करिए, नजर आ रही है टाइप्स ऑफ एटॉमिक फ्लोरेसेंस ट्रांजिशन, टाइटल है इस स्लाइड का। यस मैम। ओके, अच्छा, तो टाइप्स ऑफ एटॉमिक फ्लोरेसेंस ट्रांजिशंस में अगर हम पढ़ें तो तकरीबन 5 से 6 टाइप्स होती हैं जो हम लोग इसके अंदर स्टडी करते हैं। उसमें फर्स्ट रेजोनेंस फ्लोरेसेंस है, स्टोक्स डायरेक्ट लाइन फ्लोरेसेंस है, स्टेप लाइन फ्लोरेसेंस है, टू स्टेप एक्साइटेशन या टू डबल रेजोनेंस फ्लोरेसेंस है, और थर्मल फ्लोरेसेंस है, और लास्ट आपकी जो है वो है सेंसिटाइज्ड फ्लोरेसेंस। ठीक, 6 टाइप्स हैं। अब वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर आप ये देख लें जो आपकी है रेजोनेंस फ्लोरेसेंस, तो रेजोनेंस फ्लोरेसेंस जो होता है ये आपका इंटेंस किस्म का फ्लोरेसेंस पैटर्न जनरेट करता है। इट इज़ यूज फॉर द मोस्ट एनालिटिकल डिटर्मिनेशंस, और ये अकर करता है व्हेन द एटम री-एमिट्स अ स्पेक्ट्रल लाइन हैविंग द सेम वेवलेंथ एज दैट यूज फॉर द एक्साइटेशन। इसमें क्या होता है कि जो एनालाइट ने जोन सी लाइट अमिट की है वही उतनी ही वो सॉरी जितनी एब्जॉर्ब की है उतनी ही वो अमिट करता है और एक स्पेक्ट्रल लाइन दे देता है। ठीक है, इसमें डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा ए, इसका मतलब ये होता है कि वेवलेंथ ऑफ द एब्जॉर्ब्ड इज इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ द अमिटेड रेडिएशंस। अभी अगर आप यहाँ पे देख लें तो इसको बाय इमेज शो किया हुआ है कि यहाँ पे क्या होता है आपकी ये एब्जॉर्ब हुई है जितनी, एक्साइट हो गया आपका इलेक्ट्रॉन, ग्राउंड लेवल से मूव कर गया एक्साइटेड स्टेट में। अब एक्साइटेशन के बाद जितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की है, जितनी रेडिएशन से एब्जॉर्ब की है, उन्हीं को अमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ द रेजोनेंस एमिशन। इसको थोड़ा और अगर आप स्टडी करना चाहते हैं डिटेल में तो यहाँ आप देख लें, ये डिफरेंट ऑर्बिटल्स के साथ इसको थोड़ा शो किया हुआ है। यहाँ से ये आपके ग्राउंड लेवल था, ये आपका एक्साइट हो गया इलेक्ट्रॉन, और वहाँ से एक्साइट हो गया, फिर दोबारा से एनर्जी को अमिट कर रहा है। डिफरेंट ऑर्बिटल्स में शो किया हुआ है एस पी डी और एफ। ठीक, तो ये एनर्जी आपके ये अमिट कर रहा है, और ये जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की है उतनी ही एनर्जी अमिट की है, सबसे सिंपलेस्ट वाली होती है। इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे ये वेवी लाइन विद एरो इंडिकेट्स द फ्लोरेसेंस, ये आपका, ये अगर वेवी लाइन आप लोगों को दिखाई दे रही है तो ये फ्लोरेसेंस शो कर रही है यहाँ पे, यानी कि जितनी अमिशन हो रही है रेडिएशंस की, जो फोटोन निकल रहे हैं तो वो आपके जो है फ्लोरेसेंस शो कर रहे हैं। और ये तकरीबन अगर आप थोड़ा फोकस करें तो यहाँ पे 285.2 ऑलमोस्ट वेवलेंथ जो है वो उतनी फ्लोरेसेंस शो हो रही है। इसके वेवलेंथ ये है, यहाँ पे लिखा हुआ है, या आपको बाद में जब मैं शेयर करूँगी तो ज़्यादा क्लियर नज़र आ जाएगा। ओके, इसमें अगर हम एग्जांपल लें तो एग्जांपल जो होती है, फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम आप ले सकते हैं। मैग्नीशियम को आप एक्सपोज करें टुवर्ड्स द अल्ट्रावायलेट लाइट तो इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और बाद में वो इतनी ही एनर्जी अमिट कर देता है वाया रेजोनेंस फ्लोरेसेंस। फिर इसका ड्रॉबैक ये होता है कि बाज़ बात ये होता है कि कुछ स्कैटरिंग हो जाती है, और जो वैल्यू आपकी होती है उसमें चांस होता है कि कुछ फॉल्स वैल्यू भी आ सकती है, क्योंकि जितना एब्जॉर्ब कर रहा है उतना ही इमिट कर रहा है। तो हो सकता है कि कुछ बाकी रेडिएशंस भी उसके अंदर शामिल हो जाए और कुछ आपकी वैल्यू थोड़ा सा गलत आ सकती है। एक छोटा सा ड्रॉबैक है इसका। Stokes direct line fluorescence. Stokes direct line fluorescence is observed when an electron in an atom excites to higher energy state by absorption of radiation and then goes to lower energy level, intermediate level, which is above the ground state, by emission of radiation. From this intermediate level, electrons returns to ground state by radiationless process. इसको ज़रा समझिएगा, या आपको समझ आ जाएगी अगर आप इसको ये वाली तस्वीर देख लें। इसमें भी डेल्टा ई जो होता है वो आपका ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द डेल्टा ए, मतलब कि जो आपका अमिटेड रेडिएशन है उसका वेवलेंथ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द वेवलेंथ ऑफ द एब्जॉर्ब रेडिएशन। स्टोक्स डायरेक्ट लाइन फ्लोरेसेंस में अगर आप देखें तो इसमें क्या हुआ कि यहाँ आपका एनालाइट था, या आप उसके एनालाइट में जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एब्जॉर्ब करते हैं रेडिएशन को, एक्साइट हो जाते हैं, मूव करते हैं ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में। अब एक्साइटेड स्टेट से वो अमिट करेंगे उन रेडिएशंस को इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट लाइन फ्लोरेसेंस, और मूव करेंगे एक लेवल पे, इस दरमियान वाले लाइन को हम कहते हैं इंटरमीडिएट लेवल। अब
एक्साइटेड स्टेट से यहाँ तक तो वो रेडिएशन अमिट करेंगे, लेकिन जब वो इंटरमीडिएट लेवल से नीचे ग्राउंड लेवल पे जाएंगे तो रेडिएशन अमिट नहीं करेंगे। जो फ्लोरेसेंस पैटर्न आप देखते हैं वो सिर्फ आप इस लेवल में देखते हैं, दैट इज फ्रॉम द एक्साइटेड लेवल टू द इंटरमीडिएट लेवल। फ्रॉम इंटरमीडिएट लेवल टू द ग्राउंड लेवल किसी किस्म की रेडिएशन अमिट नहीं होती हैं। ये डीएक्टिवेटेड रीजन आप कह सकते हैं होता है। तो इसको हम बोलते हैं स्टोक्स डायरेक्ट लाइन फ्लोरेसेंस। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो यहाँ पे एब्जॉर्ब किया एनर्जी को और अमिट किया उस एनर्जी को, लेकिन इसमें अगर आप देखें यहाँ पे आपको डेफिनेटली नज़र आ रहा होगा 377.6 नैनोमीटर एब्जॉर्प्शन थी, ठीक है। और आपके यहाँ पे तकरीबन जो अमिशन है वो आपकी है 535.0। तभी मैंने पीछे जो आपको स्लाइड पढ़ाई है उसमें आपको बताया था कि अमिशन इज़ मोर देन द एब्जॉर्प्शन। अमिट ज़्यादा खा रहा होता है लेकिन एब्जॉर्ब जो होता है वो कम खा रहा होता है, ठीक। एक ये पॉइंट इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ें होती है जो अमिशन होती है वो आपकी होती है फ्रॉम एक्साइटेड टू द इंटरमीडिएट लेवल। इंटरमीडिएट से नीचे ग्राउंड लेवल पे कोई अमिशन नहीं होती। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं रेडिएशन लेस या डीएक्टिवेशन, इसको हम बोलते हैं स्टोक्स लाइन फ्लोरेसेंस। इसमें एग्जांपल वही वाली पीछे उसकी वेवलेंथ डिस्कस की हुई है कि आप कोई भी थेलियम का एटम ले लेते हैं, वो एक्साइट करते हैं बाय द रेडिएशन ऑफ 377, लेकिन जब वो अमिट करता है टू स्टेप अमिशन प्रोसेस होता है फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू इंटरमीडिएट स्टेट विच इज़ द रेडिएशन process, and from intermediate to ground state, sorry, फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट जो टू इंटरमीडिएट स्टेट आपका अमिशन वाला प्रोसेस होता है, लेकिन रेडिएशन अमिशन वाला प्रोसेस होता है, लेकिन इंटरमीडिएट से ग्राउंड स्टेट पे रेडिएशंस अमिट नहीं होती हैं। यहाँ से दोबारा बता देती हूँ, एक्साइटेड से इंटरमीडिएट पे रेडिएशंस अमिट होंगी लेकिन इंटरमीडिएट से ग्राउंड पे रेडिएशंस अमिट नहीं होंगी। इसी चीज़ को आगे लिखा हुआ है। स्टेप लाइन फ्लोरेसेंस की अगर हम बात करें तो स्टेप वाइज फ्लोरेसेंस या स्टेप वाइज लाइन फ्लोरेसेंस। तो एज द नेम इंडिकेट्स बेसिकली ये स्टेप वाइज होती है। इसमें क्या होता है, एन एटम इनिशियली एक्साइट्स टू द हायर एनर्जी स्टेट बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ द रेडिएशन, undergoes partial deactivation by a collision or radiation-less process to the lower excited state या intermediate state जिसको हम बोलते हैं, which is above the ground state. Then from the intermediate state, transition occurs और the fluorescence occur and it turn back to the ground state. ये भी स्टोक्स की ही टाइप है, लेकिन इसमें फ़र्क ये होता है कि स्टोक्स में तो ये आपको बताती हूँ यहाँ से। स्टोक्स में आपका क्या होता है कि यहाँ पे अमिट नहीं होती है, लेकिन इसमें यहाँ पे भी अमिट हो रही होती है, ठीक। ये फ़र्क है हाली स्टोक का और स्टेप लाइन या स्टेप वाइज लाइन फ्लोरेसेंस का। इसमें भी अगर हम देखें तो डेल्टा ई इज़ मोर देन डेल्टा ए। एब्जॉर्प्शन आपका जो होगा वो आपका कम होता है उसका वेवलेंथ, और जो एमिशन का वेवलेंथ होता है वो आपका ज़्यादा होता है। अगेन एक एग्जांपल की हुई है सोडियम की, उसको यहाँ पे कोट किया हुआ है। अगर आप सिंपलर इसका देख लेते हैं तो वो ऐसे है कि यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन था, एक्साइट हो गया, मूव किया फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू द एक्साइटेड स्टेट। अब एक्साइटेड स्टेट से वो अमिट करेगा रेडिएशंस को फ्रॉम द एक्साइटेड स्टेट से इंटरमीडिएट। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये रेडिएशन लेस प्रोसेस है, यहाँ से यहाँ तक का जो आप स्ट्रोक्स में पढ़े थे उसमें ये वाला रेडिएशन लेस था, जो स्टेप लाइन वाला है उसमें ये वाला आपका रेडिएशन लेस है। जो अमिशन होगा वो इंटरमीडिएट से ग्राउंड पे होगा, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। स्ट्रोक्स में आपका जो रेडिएशन लेस प्रोसेस था वो ये वाला था, दैट इज फ्रॉम द इंटरमीडिएट टू ग्राउंड, लेकिन जो आपका स्टेप वाइज लाइन फ्लोरेसेंस है वो आपका एक्साइटेड से इंटरमीडिएट वाला आपका रेडिएशन लेस प्रोसेस है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देख लो तो उसी को एक्सप्लेन किया हुआ है कि यहाँ पे अगर आप देखें आपका एक्साइटेशन होता है, ये डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैं, एस पी डी और एफ ऑर्बिटल्स हैं। अब यहाँ पे आपका जो होता है 589.6 589.6 इतनी आपकी जो वेवलेंथ है ये आपकी अमिट हो रही है। और अगेन इसमें जो अमिशन होती है लैम्डा ई की जो वैल्यू होती है वो आपकी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू लैम्डा ए। एब्जॉर्प्शन तकरीबन हुई है 330.2 नैनोमीटर की,
और जो एमिशन हुई है वो आपकी हुई है 589 नैनोमीटर की। ये भी एक एग्जांपल है सोडियम की, जो कि 3s से 4p पे एक्साइट हुआ था। अच्छा, उसके बाद है आपका टू स्टेप एक्साइटेशन और डबल रेजोनेंस फ्लोरेसेंस। In case of the two-step excitation, the population of the atoms is excited by step from ground state into excited state via intermediate state। ठीक है, इसमें दो स्टेप से आपका जो है इलेक्ट्रॉन जो होगा एटम का वो एक्साइट होगा फ्रॉम द ग्राउंड से इंटरमीडिएट और इंटरमीडिएट से एक्साइटेड। ठीक, ये आगे इसका इमेज होगा, वहां से आपको ज़्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। Double resonance fluorescence involves a two-step excitation process using two dye lasers। इसमें पहले वो एक लेज़र इस्तेमाल करेंगे हम, और वो एक्साइट करेगा एनालाइट को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में। फिर दोबारा एक और लेज़र या एक और हम सोर्स इस्तेमाल करेंगे जो कि दोबारा आपका एनालाइट को एक्साइट करेगा फ्रॉम एक्साइटेड टू। ये किसने खोल लिया अपना माइक? मैं क्लास ले रही हूँ। वैसे अपना माइक आप लोग बंद रखें, ये क्या तरीका दरम्यान में खोल देते हैं? ओके, तो टू स्टेप एक्साइटेशन या डबल रेजोनेंस फ्लोरेसेंस में, in case of the two step excitation, the population of the atom is excited step by step from ground state into excited state via intermediate state। इसमें हम दो लेज़र इस्तेमाल करते हैं, पहले एक बार एक्साइट वो करेगा एक लेवल पे, फिर दोबारा हम एक सोर्स इस्तेमाल करेंगे और एक्साइट करेगा दूसरा लेज़र उसको नेक्स्ट लेवल पे। इसी को यहाँ पे देख लो, ग्राउंड स्टेट से यहाँ पे आपको ग्राउंड स्टेट से एक्साइट हो गया, यहाँ पे इस लेवल पे एक्साइटेड स्टेट, एक आपने कोई भी लेज़र इस्तेमाल कर लिया एज सोर्स ऑफ एक्साइटेशन, एक्साइटेशन 1। ठीक, उसके बाद क्या होगा, दोबारा से आप सेकंड लेज़र इस्तेमाल करेंगे, तो भी इसको हम टू स्टेप प्रोसेस कह रहे हैं या डबल रेजोनेंस फ्लोरेसेंस हम बोल रहे हैं। दोबारा से यहाँ पे दोबारा आप इसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे या सोर्स ऑफ रेडिएशन प्रोवाइड करेंगे, तो दोबारा से इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेगा इस लेवल से टुवर्ड्स द नेक्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ठीक, उसके बाद इसका अगर हम फ्लोरेसेंस देखें तो ये दोनों लेवल में ही आ रही होती है, इससे इसमें भी, यानी एक्साइटेड टू इंटरमीडिएट या एक्साइटेड टू इंटरमीडिएट एक्साइटेड, और फिर इंटरमीडिएट एक्साइटेड से दोबारा आपका जो है ये वाला इंटरमीडिएट स्टेट यहाँ पे आ रहा होता है। तो इसमें दो फ्लोरेसेंस, इन दोनों के एक्साइटेशन दोनों के फ्लोरेसेंस आ रहे होते हैं, इसीलिए हम कह रहे होते हैं इसको ये डबल रेजोनेंस फ्लोरेसेंस है। ठीक हो गया, ये दोबारा बता रही हूँ कि इसमें हम दो बार सोर्स इस्तेमाल करते हैं या दो बार लेज़र को इस्तेमाल करते हैं। एक बार यहाँ पे एक लाइन लगी हुई है नीचे बिल्कुल, ग्राउंड लेवल से एक्साइटेड के लिए एक लेज़र इस्तेमाल किया, फिर उसी इलेक्ट्रॉन को दोबारा एक और लेज़र इस्तेमाल करते हैं सोर्स ऑफ एक्साइटेशन, और मूव करेंगे इस लेवल से ऊपर। जब अमिट करेगा वो रेडिएशंस तो दोनों में कलेक्टिवली करेगा, इसीलिए इसको हम डबल रेजोनेंस फ्लोरेसेंस बोलते हैं। अच्छा, अब आपकी जो नेक्स्ट टाइप है वो होती है आपकी थर्मल फ्लोरेसेंस। अच्छा, ये आपके कन्वर्स ऑफ द स्टेप वाइज लाइन फ्लोरेसेंस है। ठीक है, it occurs when the electron from the ground state is excited to the higher energy state, that is the intermediate level, by absorption of the radiation. Then electron from the intermediate level get further excited to higher energy level above the intermediate level with the help of the thermal energy। और ये जो प्रोसेस होगा ये आपका रेडिएशन लेस होगा। इसको यहाँ पे आगे इमेज में शो करती है ताकि आपको ज़्यादा अच्छा समझ आ जाए। इसमें अगर हम देखें तो आपका जो डेल्टा ई होता है वो लेस है एज कम्पेयर टू द डेल्टा ए, दैट इज एब्जॉर्प्शन आपका जो है वो ज़्यादा है और एमिशन आपका जो है वो कम है। इसको हम एंटी स्टोक्स फ्लोरेसेंस भी कहते हैं कि ये स्टोक्स फ्लोरेसेंस से अपोजिट करता है काम। सच टाइप ऑफ फ्लोरेसेंस इज वीक, टफ एंड हैज़ फ्यू एनालिटिकल एप्लीकेशंस। ओके, यहाँ पे अगर आप इसको देखते हैं, ये आपका जो थर्मल फ्लोरेसेंस है, नीचे ग्राउंड स्टेट से आप एक्साइट करते हैं इलेक्ट्रॉन को और वो मूव करता है ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट से में। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि वो खुद ब खुद यहाँ से ऊपर खुद एक्साइट हो जाएगा बाय द थर्मल एक्साइटेशन। ठीक है, आप उसको सोर्स नहीं प्रोवाइड कर रहे,
पीछे मैं जब डबल फ्लोरेसेंस आपको पढ़ा रही थी तो मैं आपको बता रही थी कि 2 बार आप लेज़र इस्तेमाल करते हैं, ग्राउंड से एक्साइटेड, फिर एक्साइटेड से नेक्स्ट एक्साइटेड लेवल के लिए हम 2 बार लेज़र इस्तेमाल करते हैं। इसमें ऐसा नहीं हमने को नहीं करना, आपने जस्ट एक ही बार एनर्जी देनी होती है, एक ही बार सोर्स या एक बार रेडिएशंस जो होंगी वो मूव करेंगे इस इलेक्ट्रॉन्स को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पे, ठीक। उसके बाद यहाँ से आगे ही वो खुद ब खुद इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर जाएगा। उसके बाद जब वो अमिट करेगा तो वो 2 तरीके से रेडिएशन एमिट करेगा, एक तो जो यहाँ से नीचे इंटरमीडिएट लेवल, और एक जो होगा वो इस थर्मल एक्साइटेशन वाले इलेक्ट्रॉन को कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वो रेडिएशन एमिट नहीं करेगा, तो इधर से इंटरमीडिएट से स्टार्ट लेगा और नीचे ग्राउंड स्टेट तक जाएगा, ठीक है। इसलिए इसको हम एंटी स्टोक्स फ्लोरेसेंस भी बोल रहे हैं। उसके बाद सबसे लास्ट पे आपकी जो फ्लोरेसेंस होती है उसको हम कहते हैं सेंसिटाइज्ड फ्लोरेसेंस। ऐसे सेंसिटाइज्ड फ्लोरेसेंस जो होती है इनको, और ये जो आपके लास्ट में हम लोगों ने थर्मली असिस्टेड फ्लोरेसेंस पढ़ी है, इनको ऐसा एनालिटिकल एप्लीकेशंस में हम यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन बहरहाल क्योंकि ये टाइप्स ऑफ फ्लोरेसेंस हैं तो स्टडी हम कर रहे हैं। सेंसिटाइज्ड फ्लोरेसेंस में अगर आप देखें तो एनर्जी ऑफ द एक्साइटेड एटम जो होगा, जिसको हम डोनर कहते हैं, वो ट्रांसफ़र कर देगा अपनी एनर्जी किसी एक्सेप्टर को और खुद रिलैक्स बैक कर जाएगा टू द ग्राउंड स्टेट। जब वो पीछे की तरफ दोबारा मूव करेगा तो वो अमिट करेगा फ्लोरेसेंस को। इस प्रोसेस को शो किया हुआ है बाय दिस इक्वेशन। इसमें यहाँ अगर आप देखें तो ये आपका कोई भी सोर्स है जो कि एक्ट कर रहा है एज डोनर। डोनर जो है वो अपनी एनर्जी दे रहा है इस एक्सेप्टर को। जब डोनर ने एक्सेप्टर को एनर्जी दे दी तो ये आपका जो है ये एक्साइटेड स्टेट में चला गया। अब ये जब दोबारा से एक्साइटेड स्टेट पे आपका से ग्राउंड स्टेट पे आएगा तो ये उस एनर्जी को एमिट कर देगा इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरेसेंस। और इस तरह की स्पेक्ट्रोस्कोपी को इस तरह की फ्लोरेसेंस को हम कहते हैं दिस इज द सेंसिटाइज्ड फ्लोरेसेंस। ऐसे जिसकी कोई एनालिटिकल एप्लीकेशंस नहीं है, इसलिए इसको हम ज़्यादा डिटेल में भी स्टडी नहीं करते, ठीक है। तो ये आपके 6 टाइप्स ऑफ फ्लोरेसेंस मैंने डिस्कस आपके साथ कर लिए, ये आपके साथ शेयर मैं कर दूंगी। अब आपका अगर कोई